अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। नाज़रीन, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से एक बार फिर ये बात की है, उन्हें खुशखबरी सुनाई है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। और इस बयान के बाद जब अखबारों में ये खबर लगी कि मेन लीड लगी थी कि अब बिजली की जो कीमत है वो 5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा उसमें कर दिया गया है, तो सवाल ये पैदा होता है कि पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा होंगी, अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी आसमान तक पहुँच जाएंगी और इसके साथ ही अद्वियात भी महंगी होंगी। मुल्क के वज़ीर आज़म अगर इस तरह की बातें करेंगे तो एक ही सवाल जहन में गर्दिश करेगा कि ठीक क्या है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की स्टेटमेंट या फिर आज जिस तरीके से हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबरें सुन रहे हैं, बिजली की कीमतों में इजाफे की खबरें, गैस जो कि वैसे ही नायाब है। ये तमाम तर मामलात और ये तमाम तर सवालात हमने आज अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने के वज़ीर आज़म का पाकिस्तान को सस्ता तरीन मुल्क करार देने का जवाब आखिर है। क्या हुकूमत 3 साल में किसी भी शोबे में क्या आवाम को रिलीफ दे सकी है? वज़ीर आज़म का ये दावा था कि आवाम को बिजली सस्ती और वाफर मिक़दार में फराहम करेंगे और अभी की मौजूदा सूरत हाल फिर है क्या? बिजली की कीमतों में 5.25 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा, इसके असरात कहाँ तक जाएंगे और बिजली की कीमतों में ये इजाफा आम अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर इसके असरात किस हद तक पहुँच सकेंगे? महंगाई के बढ़ते हुए रुझान का हुकूमत को कोई फ़िक्र है या नहीं? और इसके साथ साथ जो मामलात सामने आ रहे हैं अपोजिशन के भी, इस पर भी बात करेंगे। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करवाती चलो, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एजाज सैयद साहब। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब आपके कीमती वक्त का। और मेरे साथ एंकर पर्सन एंड जर्नलिस्ट मलिहा हाशमी भी मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुकी हैं। मलिहा हाशमी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन साकिब सलीम कुरैशी साहब। साकिब सलीम कुरैशी, आपका भी बहुत शुक्रिया। एजाज सैयद साहब, सबसे पहले आपसे ही आगाज कर लेती हूँ। बिजली की कीमतों में इजाफे के फिर वाज़े तौर पर जो असरात सामने आएंगे, पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क जो करार दिया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, आप क्या समझ रही हैं? आवाम नाशुक्री कर रही है या ये जो कीमतों में इजाफे की सूरत हाल सामने आ रही है, इक़्तिसादी इस्लाहात आवाम को नज़र नहीं आ रही, मईशत की बहाली नज़र नहीं आ रही, असल सूरत हाल है क्या? पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका एक बड़ा मसला है कि जब भी कोई भी हुक्मरान इक़्तिदार के ऊपर विराजमान होता है तो उसके इर्द गिर्द एक ऐसा चापलूस तबका लग जाता है जो हुक्मरान को जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको देखने नहीं देता। ये वो मुफादी ग्रुप होता है जो हुक्मरान और अवाम के दरमियान एक दीवार सी बनाकर खड़ा हो जाता है। तो इमरान खान इस वक्त एक ऐसे तबके के नरगे में है जो उन्हें जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो बताने से गुरेज़ा है और इमरान खान को वही बातें बताई जा रही हैं जो उनके कानों को अच्छी लगती हैं, मसूद लगती हैं, जो उन्हें बड़ा साबित करने में लगी हो, चापलूसी की जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा अलमिया है, माजी के हुक्मरानों के साथ भी रहा है और अब मौजूदा जो वज़ीर आज़म इमरान खान वो भी इसमें फंसे हुए हैं। जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से बयानात हम सुनते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, उससे तो बड़ा ये लगता है एजाज सैयद कि वज़ीर आज़म आवाम के लिए दर्द दिल रखती हैं, बेचैन रहती हैं, हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं तो बिल्कुल अपोजिट है उसके। तो कौल फ़िल में तज़ाद की वजह क्या है? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बेबस हैं या एक्चुअल पिक्चर उन्हें नहीं नज़र आ रही कि आवाम किस तकलीफ से, किस कर्ब से गुजर रहे हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सिस्टम में जब भी कोई भी जमहूरी अंदाज से आया है, नाम से ही सही, लेकिन वो चाहता, कोई भी सियासतदान नहीं है चाहता कि वो इक़्तिदार में बैठे और लोग मुर्दाबाद के नारे लगाए। कोई भी वज़ीर आज़म नहीं चाहता कि वो अनपॉपुलर हो, इमरान खान भी नहीं चाहते कि वो अनपॉपुलर हो। लेकिन अगेन वही बात है कि एक तो उनकी प्रायोरिटीज जो है, उन प्रायोरिटीज का सिस्टम वो ठीक नहीं है, लोग से बैठे हैं और खुद भी जो वज़ीर आज़म साहब है उनका जो कनेक्शन है लोगों के साथ वो बराह रास्त कनेक्शन नहीं रहा। उनकी पार्टी कोई ऐसी जमात नहीं है जिसका माजी में कोई माजी की जो सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई या दीगर जमातें हो गई, ANP हो गई जो कि बेशक KPK नहीं है, या और जमातें होगी, इनका एक सिस्टम था या इनका एक सिस्टम है, ये लोगों से कनेक्ट होते हैं। ये जो इमरान खान जिस जमात से है, ये तो बंदे इकट्ठे किए गए मुख्तलिफ जमातों से या जैसे तैसे भी इकट्ठा करके लाया हुआ, तो प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर पार्टी अभी नहीं है। तो जो डिस्कनेक्ट है आवाम के साथ वो एक बहुत बड़ी काज है। मुझे किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, चाहे वो इमरान खान हो या कोई और भी हो, उनकी नीयत पे कोई डाउट नहीं है, मुझे इस तरीक़ाकार पे जरूर डाउट है जो इख्तियार किया जाता है।
एजाज साहब, मैं अपोजिशन की बात अगर करूं तो आप भी जानते हो अपोजिशन की क्या सूरत हाल है। वो एहतजाज तो करवा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो इफेक्टिव रोल है? क्योंकि महंगाई के हवाले से सिर्फ वो डायलॉग ही हैं, महंगाई के हवाले से वो सिर्फ मीडिया पर आकर बातें ही कर रहे हैं। आवाम को रेस्क्यू करने के हवाले से किसी के पास भी मुतबादल फ्रेमवर्क नहीं है कि अगर ये हुकूमत नहीं डिलीवर कर रही तो हमारे पास ये एक तरीक़ाकार है, ये पैमाना है, इसके तहत हम ये मामला और ये चीज़ें आके सेटल डाउन कर लेंगे। मैडम, बात यह है कि मौजूदा जो उनको सिलेक्टेड कहा जाता है इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट उनको सामने लेके आई है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी अपोजिशन ये भी सिलेक्टेड है, ये भी उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ी हुई है जिस इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को छतरी दी हुई है, जिसने इमरान खान को संभाला दिया हुआ है। तो जब तक इस्टेब्लिशमेंट कोई अपना अंदाज या अपनी पॉलिसी नहीं बदलती, ये अपोजिशन भी ऐसी रहेगी जब तक एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में इमरान खान कारआमद है, उस वक्त तक ये सूरत ऐसी ही रहेगी। ठीक है, लास्टली ये बता दें, इत्तेहादियों के जो मामलात हैं, हुकूमत के इत्तेहादी भी नाखुश हैं, कह रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल नहीं की तो हर किस्म की परफॉर्मेंस भी खत्म हो जाएगी। परवेज इलाही साहब ने ऐसा कहा है। मैं तो आपको बताऊं, हुकूमत के कई MNAs हैं जिनको हम जानते हैं, आप जानते हैं, कुछ ने टेलीविजन पे आके कहा है, कुछ निजी मुलाकातों में कहते हैं कि वो हुकूमत की कारकर्दगी से सख्त मायूस हैं। वज़रा है, कैबिनेट की मीटिंग में वो कहते हैं, हुकूमत की इत्तेहादी वज़रा भी और हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग भी। तो बहुत सारे ऐसे अनासर हैं। असल ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर का बराह रास्त आवाम से कनेक्शन है? तो बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म का जो कनेक्शन आवाम के जरिए अपने चापलूसियों के जरिए है, बराह रास्त कनेक्शन शायद नहीं। ठीक है, मलिहा हाशमी की तरफ में आना चाहूँगी। मलिहा, आप मुझे सुन सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ। मलिहा, सबसे पहले तो ये कि हमने बहुत सारे आपके प्रोग्राम भी देखे, आप रिपोर्टिंग करती रही, बताती रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से बहुत सारे जो उनके अच्छे काम भी थे उसके हवाले से भी बताया। लेकिन अगर मैं 3 सालों का अहाता करूँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो 3 साल गुजरे हैं, हुकूमत 3 साल में किस शोबे में, किसी भी शोबे में, कोई ऐसा शोबा जानना चाहूँगी मैं आपसे कि जिसमें आवाम को रिलीफ दे सकी हो अभी तक? जी बहुत शुक्रिया। देखिए इरम, सबसे पहली बात तो ये है कि रिलीफ जो है, यकीनन जो 35-40 साल का बिगाड़ है, ये 3 साल में सिर्फ इमरान खान या कोई भी शख्स आ जाए, चाहे वो कितना ईमानदार क्यों ना हो, सिंगल हैंडेडली किसी भी शख्स के लिए मुमकिन नहीं है कि वो 40 साल के बिगाड़ को एकदम से दुरुस्त कर सके। अलबत्ता जो कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिनके हवाले से अवाम की तरफ से भी बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है कि अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। मसलन अभी ये जो पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर ही जिस तरीके से सेहत कार्ड अगले हफ्ते से इंशाल्लाह उसका आगाज़ किया जाएगा, 10 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सहूलत पंजाब के हर ख़ानदान को मिलेगी। तो जाहिर है कि इंशाल्लाह इन चीज़ों से बहुत बेहतरी आएगी। और भी ये एहसास प्रोग्राम देखें, कई ऐसे इनिशिएटिव हैं कि जिसपे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, आपके होमलेस लोग जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, जो सड़क पर बेयारो मददगार पड़े होते थे, उनका एहसास किया है इमरान खान ने। लेकिन एक चीज़ जो एजाज ने भी बात की, मैं इनसे 100% मुत्तफिक हूँ कि इमरान खान साहब को भी बिल्कुल बाकी दीगर तमाम हुक्मरानों की तरह ये बात शायद इंसानी फितरत की है, और ये सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है किसी भी लीडर की कि वो इस चीज़ पर खुश हो जाए कि जो मुझे ऑल गुड की पिक्चर दें। तो ये बिल्कुल दुरुस्त कहा इन्होंने कि अभी ये जो रजा बाकिर साहब की आप मिसाल ले लें, जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं, वो बिल्कुल IMF की पॉलिसी पर चल रहे हैं। वो बिल्कुल भी इमरान खान साहब को वो बात नहीं बता रहे जो बताई जानी चाहिए। एक दिन आप कुछ बात करते हैं, अगले दिन आप कुछ बात करते हैं, तो एक बड़ी कंफ्यूजन सी है। और इसमें एक और बड़ी अजीब सी बात ये कि जब डॉलर का रेट बढ़ा तो भाई हम सबको पता है कि किस तरह से मईशत को ही नुकसान देता है, लेकिन वो साहब कहने लगे कि इससे बैरूनी ममालिक मुस्लिम पाकिस्तानियों को बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरह के स्टूपिड स्टेटमेंट से डेफिनेटली हुकूमत का जो एक स्टैचर है उसमें भी कमी आती है। और इमरान खान साहब को अब ये देखने की ज़रूरत इसमें ये है कि जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं उसकी तो आवाम भी तारीफ करती है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, लेकिन मईशत के हवाले से उनको एक कंसिस्टेंट पॉलिसी अपनानी होगी। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप बर वक्त लोगों को चेंज कर देते हैं। अगर कोई शख्स कहीं पे परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप कहते हैं कि जी दूसरी जगह पे इसको आजमा लेते हैं, इसकी जगह वो बेहतर शख्स आ जाए। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो लोगों ने इमरान खान से सवाल करने, लोगों ने
इन वज़रा को नहीं पूछना, और इन वज़रा ने भी हाथ झाड़ के कहना कि देखिए जी, हमें तो किसी भी एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री में 5 साल मुकम्मल करने नहीं दिए गए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें इमरान खान साहब को बहुत गौर करने की ज़रूरत है। और बाकी आप अपने इब्तदाइया में तो गुफ्तगू कर रही थी कि इमरान खान साहब ने कहा कि दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हो गया पाकिस्तान, तो ऐसा नहीं है। हाँ, फिक्से के एतबार से अगर आप देखें तो जो सेल्स टैक्स की मद में हुकूमत जो पैसा बना सकती थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से, वो उन्होंने फॉरगो किया, जो कि वक्त की ज़रूरत भी थी, कोई एहसान नहीं किया। ये करना चाहिए था, माजी की हुकूमतों को भी करना चाहिए था, इन्होंने किया तो भी बहुत अच्छी बात है। तो जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उस हवाले से नथिंग मच दैट इमरान खान कैन डू। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आपने अपने पॉइंट सामने रखे। जो कुछ सोचने की जरूरत है, और कुछ चीज़ें जाहिर है कि वो कुदरत के इख्तियार में है। तो अल्लाह करे कि आलमी सतह पर जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं, जब उनकी कीमतों में कमी आएगी तो जाहिर है कि पाकिस्तान को भी रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है साकिब सलीम, आपने एजाज की भी गुफ्तगू सुनी, मलिहा हाशमी की भी गुफ्तगू सुनी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान को सस्ता तरीन मुल्क करार दे रहे हैं, अवाम नाशुक्री कर रही है, या अवाम को ये सारे मनसूबा जात, ये इक़्तिसादी हम अगर बात करें इस्लाहात नज़र नहीं आ रही, असल सूरत हाल क्या है? देखें, बहुत शुक्रिया इरम आपका और उन तमाम दोनों दोस्तों का जो इस वक्त टेलीफोन पे मौजूद आपके साथ हैं। दोनों की गुफ्तगू मैंने सुनी है, दोनों मौज़्ज़ज़ साफ़ी हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, क्योंकि हमारे मीडिया से इनका ताल्लुक़ वास्ता है। अब सवाल यहाँ पे यह है कि ना मैं ख़ुद तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूँ और ना वो किसी जमात की तर्जुमानी कर रहे थे। यहाँ पे एजाज़ सैयद की जब बात करते हैं, एजाज़ सैयद ने बड़ा अहम क्वेश्चन रेज़ किया और लफ्ज़ सेलेक्टेड इस्तेमाल किया, जो कि नॉर्मली अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिशियन जमातों की जानिब से। तो यहाँ मैं एजाज़ सैयद के इस जुमले पर थोड़ा सा मुझे एतराज़ ज़रूर है, क्योंकि जब आप सेलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो लगता है कि आप अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी से बालाताक होकर बात कर रहे हैं। और बाकी जो गुफ्तगू आपने की है, एग्जैक्टली आपने पुरानी हुकूमतों का ज़रूर बात की है, लेकिन यहाँ जो बात करने वाली है और जो बात होने की ज़रूरत है वो यही है कि इमरान खान ने अगर एहतसाब का नारा लगाया था, एहतसाब हुआ या नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब की हुकूमतों में जो करप्शन हुई, जो बदनवानियाँ हुई, आज सर्कुलर डेट का पाकिस्तान को सामना है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ा है, मेरे दोनों दोस्तों ने किसी ने टेक्निकलिटीज़ की बात नहीं की है। दोनों ने वो बात की है जो पॉलिटिकल सिनेरियो में किसी अपोजिशन जमात का मौक़िफ़ तो हो सकता है, लेकिन एक सहाफ़ी का मौक़िफ़ ख़तन नहीं हो सकता है। सर्कुलर डेट जो नवाज शरीफ साहब के दौर में था, जो तकरीबन 14 अरब तक पहुँचा हुआ था, आज वो इन्फ्लेशन की वजह से, आज वो जब डॉलर के प्राइसेस आए गए, बेशक के डॉलर्स को फ्री ट्रेड भी छोड़ा गया है, दुनिया में कोविड का एक बड़ा इम्पैक्ट आया, इम्प्लीमेंटेशन आया, जिससे नुकसान भी पहुंचाया है। इमरान खान पर मैं जैसे मैंने कहा कि तर्जुमानी ना मुझे करनी चाहिए और ना उन्हें तर्जुमानी करनी चाहिए किसी दिगर जमातों की। एज ए सहाफत हमारा काम है, हम हकाइक सामने लाएं और लाने की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान 23 अरब बिलियन डॉलर्स का जो है वो इस वक्त जो इसका सर्कुलर डेट है उसमें फंसा हुआ है, अखराजात में इजाफा हुआ है, कर्जों में इजाफा हुआ है। खान साहब को इस पर बिल्कुल बात करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये इल्ज़ाम लगाना कि खान लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो चलें मैं एजाज सैयद से पूछता हूँ या मैं मलिहा साहिबा से पूछूँ, तो मुझे बताइए जी कि कौन सा वज़ीर आज़म था जो डायरेक्ट कनेक्टेड था अवाम के साथ? क्या कोई वज़ीर आज़म दौरान वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर बैठे हुए, क्या कभी वो जाके डायरेक्ट किसी दुकान पे गया है, किसी जगह पे जाके दौरा किया है, किसी गोश्त वाले के पास, किसी और के पास, किसी स्कूल कॉलेज का दौरा किया? तो जवाब है नहीं। तो मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप टेक्निकलिटीज़ की बात करें, इमरान खान पर तनकीद करें, हुकूमत पर तनकीद करें, बिल्कुल करें, हकाइक पर बात करें। इमरान खान ने जहां इस मुल्क में जहां इक़्तिसादी तरक्की की बात है, वहां हमें नजर आ रहा है कि बिल्कुल गलत फैसले हुए हैं। शौकत तरीन को लगाना, जो खुद एक बड़ी इस वक्त टैक्सेशन की माफी में बहुत ज्यादा मुलव्वस हैं, इन शवाहिद की बात करें। और वो लगाने से पहले उनके बयानात क्या थे और लगने के बाद उनके बयानात क्या है, वो भी एक बड़ा तजाद सामने आया है। बिजली के को महंगी करने के हवाले से जो हमने देखा है जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में, उन्होंने जो बिजली को एक तरह से नीलाम कर दिया था, वो सारे मामला जो तब से चलते आ रहे हैं, ये सारे मामला भी सामने हैं। मलिहा साहिबा, कुछ जवाब है जो साकिब सलीम ने कहा है कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब डायरेक्टली कहीं पर इंटरेक्शन उनकी हुई है, उनको पता चला हो, जो हमको जो पिक्चर दिखाई जा रही है सिर्फ वही पिक्चर के तहत वो ये बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया से जो कम है महंगाई, वो पाकिस्तान में सस्ता तरीन मुल्क। जी बहुत शुक्रिया। इरम, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी मैं सुन रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो जो इन्होंने तर्जुमानी की बात की, तो आई रियली डोंट नो वेयर इट केम फ्रॉम। बात यह है कि अवाम की तर्जुमानी करना हर जिम्मेदार सहाफ़ी, हर जिम्मेदार तजिया नगार, हर जिम्मेदार पॉलिटिकल कमेंटेटर का फर्ज है। और ये जो बात कर रहे हैं कि आज तक कोई भी वज़ीर आज़म नहीं अवाम से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता रहा, ये बात तो दुरुस्त है कि माजी में ऐसा कभी नहीं होता रहा। लेकिन इमरान खान ने जो पनागाही बनाई है, ये जो शेल्टर होम्स बनाए हैं,
ये जो एक एक होमलेस आदमी का एहसास करते हुए ये जो एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें माजी की तरह सरकारी भर्तियां करके अपने सियासी बेनिफिशरीज को फायदा पहुंचाने की बजाय अक्सर गरीब आवाम को फायदा पहुंचाया गया है। और ये जो इवन जो सेहत कार्ड है, आप पाकिस्तान की ज़ाहिरी बात है कि फर्स्ट कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में तमाम तर सियासी एफिलिएशन वाबस्तगियाँ बालाए ताक रखते हुए नून लीग के बंदे को भी वैसा ही सेहत कार्ड मिला है जैसा पीटीआई के बंदे को मिला है, पीपल्स पार्टी वाले को भी, JUIF वाले को भी, ANP वाले को भी, ये MQM वाले को भी। तो ये कहने का मकसद ये कि जाहिर है प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी वज़ीर आज़म के लिए कि वो 23 करोड़ आवाम के पास इन पर्सन इंटरेक्शन के लिए चल कर एक एक बंदे के पास जाएं। लेकिन हाँ, पॉलिसीज होती हैं जिनके ज़रिए आप पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसीज लॉन्च करके आप आवाम को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो इस वक्त जो समझने की बात है वो ये कि ज़्यादातर जो इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। दो तरह की मसाइल हैं इस वक्त जो पाकिस्तान को दरपेश हैं। अगर आप इकोनॉमी के फ्रंट पे बात करें स्पेसिफिकली, ये बाद में उस पर भी खैर आ जाएंगे कि कैसे वो 25 अरब डॉलर तक की हमारी वो जो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का भी जो तजाद आ गया था, कैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से कहाँ आगे निकल गया 2013 से 18 में, और पाकिस्तान जो 2013 में अच्छा भला बेहतर हालत में था, 2018 में बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान की। इम्पोर्ट्स कहाँ पहुँच गई और एक्सपोर्ट्स गिर कर जो है वो किधर नीचे चली गई। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो देखने की बात है वो ये कि दो जायगेंटिक चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त माशी एतबार से दरपेश हैं। एक तो ये कि हमारी जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, मसलन पेट्रोल पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस नहीं करता। तो जब आप पेट्रोलियम मसनूआत खुद प्रोड्यूस नहीं करते तो ऑब्वियसली आप आलमी सतह पर जो कीमतों में उतार चढ़ाव होगा डेफिनेटली आप पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट करते हैं। उस पर पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, उस पर हुकूमत जो कर सकती है वो उन्होंने डेफिनेटली किया कि सेल्स टैक्स की मद में 1% सेल्स टैक्स, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना कम सेल्स टैक्स नहीं लगा पेट्रोल पर, जो इस बार हमने देखा कि 1% लगा। दूसरी जो बात है कि डोमेस्टिकली जो चीज़ें आपकी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए जो आप कंट्रोल करवा सकते हैं, उसमें ये हुकूमत बुरी तरह से नाकाम नजर आती है हमें। पंजाब में आप देखें ब्यूरोक्रेसी के साथ कोई समझ ही नहीं आ रही, शायद गुजरा को काम करना नहीं आ रहा। वसीम अकरम प्लस देने से तो वसीम अकरम प्लस हो तो नहीं जाता ना, सिर्फ नाम दे देने से तो कोई वो बन नहीं जाता ना। तो आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप एक नजरिए के तहत चल रहे हैं। बिल्कुल वही करप्शन हो रही है पंजाब में, आज भी सरकारी इदारों में वही लेन देन चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी इनकी बात ही नहीं सुन रही। तो आपको बात सुनानी है, ये हुकूमत का काम है। 5 साल बाद ये 2023 की इलेक्शन कैंपेन में इमरान खान ये नहीं कह सकते कि जी हमारी सुनी नहीं थी ब्यूरोक्रेसी में। आपको सुनानी है, आपको उनसे काम लेना है। तो जो अब आप देखें, बदकिस्मती की बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से लेके फ्रूट वाला, सब्जी वाला, फल वाला, गोश्त वाला, हर बंदा जितनी करप्शन कर सकता है वो कर रहा है। दुगनी चुगनी कीमत पर चीज़ें जानबूझकर बेच कर वो ये कहता है कि देखें भी इमरान खान आ गए तो देखें भी महंगाई आ गई। तो ये वो चीज़ है कि जिसको डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने, मजिस्ट्रेट किस काम के लिए रखे हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटी क्यों नहीं फाल होती। तो ये वो काम है जो इमरान खान हुकूमत को नेसेसरीली करना पड़ेगा। अगर इन्होंने न किया तो 2023 में इनको लग पता जाएगा कि अवाम फिर वापस अनफॉर्चुनेटली उन्हीं 2 ऑप्शन पे जाएंगी जिनकी करप्शन के किस्से जुबान ज़दे आम है। उनको खुद भी पता है, तो अवाम में बच्चे को पता है कि वो करप्ट हैं, दे करप्ट टू द कोर। लेकिन लोगों को इनकी मिस गवर्नेंस की वजह से वापस वहीं पे ही जाना पड़ सकता है अगर इन्होंने इस चीज़ पर काबू ना पाया। काफ़ी पॉइंट्स आपने उठाए हैं साकिब सलीम। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, रोज़ाना की बुनियाद पे प्रोग्राम्स होती हैं, आप भी अपने प्रोग्राम में बहुत सारे मामला डिस्कस करती हैं। अगर हम इनको पॉइंट वाइज देख लिया जाए कि मसाइल है क्या, अवाम महंगाई के चक्की में पिस रही है, गरीब आदमी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल से दो चार हो रहा है। मलिया ने जिस तरीके से पॉइंट आउट किया कि हर बड़े से बंदे से लेके छोटे बंदे तक, एक रेडी और दिहाड़ीदार मजदूर तक, सब जहाँ पे करप्शन होती है वहाँ पे करप्शन करने की कोशिश करते हैं। आखिर करप्शन क्यों की जाती है, हमारे अवाम में अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ा
है? हमारे यहाँ पे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के मामलात क्यों ख़राब से ख़राब तर हो रही हैं? हम हर इदारा देख लें, हर इदारे में बहुत ज़्यादा उलझाव। पाकिस्तान की सियासत में आजकल हो क्या रहा है? अदलिया से लेकर जितने भी इदारे हैं वहाँ पे इल्ज़ाम तराशी की सियासत चल रही है। कोयटा में जो सियालकोट में जो सानहा हुआ वो किस चीज़ की अलामत है? अदम बर्दाश्त की कमी की वजह से ही मामलात नहीं अवाम जो है वो बर्दाश्त कर पा रही। हुकूमत से जब हम बात करती हैं तो यही बात सामने आती है, पिछली हुकूमतों ने ये किया और अब हम जो है वो सख्त फैसले कर रहे हैं, कड़वी गोरी रही है। और आवाम की ये हालत हो गई है कि उनकी कड़वी गोरी, उन्हें इमरजेंसी डोज की ज़रूरत है कि एट वंस जो है उन्हें कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं इन प्रॉब्लम्स को कम से कम किया जा सके, ना कि आवाम ये कहने पर मजबूर हो जाए तो वो खाते थे लगाते भी तो थे ना। देखिए ना, आपने अपने सवालात में बहुत से जवाब भी खुद ही दे दिए हैं। और जैसे मलिया साहब ने बात की है, कुछ बातें बड़ी अच्छी बात की है, और जो बात मैं कह रहा था उन्होंने उसको ओन किया है और बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने की है। लेकिन वो शायद मेरी बात को और एजाज़ सैयद की बात को मिक्स कर गई हैं। मैं एजाज़ सैयद के बारे में कहा था कि वो तर्जुमानी जो कर रहे हैं, लग ये रहा है कि वो अपोजिशन की तरफ से कर रहे हैं। मैं हुकूमत की तर्जुमानी नहीं कर रहा हूँ, सहाफ़त की हमने किरदार की बात की है। अब यहाँ पे जो आपने सवाल उठाए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इसमें डेफिनेटली जब अदम बर्दाश्त की बात आती है तो जिस तरह मुल्क में बेरोज़गारी का इजाफा हुआ है तो ये मसाइल क्राइम की तरफ जा रहे हैं। जब मज़हब के नाम पर इस मुल्क को बेचा गया, जब घसीटा गया, उस वक्त से आज तक इस मामले को मज़ीद हवा ही लगी है। इमरान खान साहब ने बतौर शख्सियत, वज़ीर आज़म की बात नहीं कर रहा हूँ, बतौर शख्सियत इमरान खान ने बड़े अहम फैसले लिए, बड़े बोल्ड डिसीजन लिए। लेकिन उन फैसलों पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, जैसे खुद मलिहा ने भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी से काम आपको करवाना होगा, और ये जिम्मेदारी जाहिर सी बात है हुकूमत की है कि वो रियासत की जो रेट है उसे कायम करे। अब क्योंकि ये सारे ताने बाने जाके मिलते हैं 47 से लेके और आज जब 2021 में आपकी हमारी बात हो रही है, तो ये वही ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी उम्र की आपने लिमिट एक 65-70 साल के दरमियान रखी है कि आपने इस उम्र में जाकर रिटायर होना है। इनके पेट भरेंगे तो ये रिटायर होंगे, उसके बाद इनको एक्सटेंशन दे दी जाती है। तो ये लोग, जब नई नौजवान नस्ल जो वक्त के साथ साथ जितनी मॉडर्नाइजेशन आती जा रही है, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, जब नए लोगों को इंडेक्ट सिस्टम में नहीं किया जाएगा, जब नए नौजवानों को नहीं लाया जाएगा, तब तक आप इस बुराई से मुकाबला नहीं कर सकते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप ये देखें, अभी सिर्फ आपने ईवीएम की बुनियाद रखी तो रोला पड़ गया। यार जरूरी है कि आप स्टैंप पैड पे लगा के अपने अंगूठे नीले काले पीले करें? अगर एक मशीन टेक्निकली आ गई है तो आप उसको यूज करें, अच्छी है बुरी है, नताइज बाद में सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पर एंड्रॉइड आपके सामने, कंप्यूटर्स के दौर खत्म हो गए, लोगों के पास छोटे छोटे स्मार्टफोन्स हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे यहाँ तजुर्बे की बुनियाद पर एनर्जी का इस्तेमाल करने की जरूरत है। नौजवान लोगों को आगे लेकर आए। पाकिस्तान की 70% नौजवान यूथ है इस वक्त। इस यूथ को काम पर लगाओ, अल्लाह का वास्ता, इसको सरकारी ब्यूरोक्रेसी में दाखिल करो। जब तक आप इन बूढ़े बाबाओं काकाओं को, जो कभी नवाज शरीफ के ब्लू आइज रहे, कभी जरदारी के ब्लू आइज, और अब ये इमरान खान के कुछ लगी बंदी बूंदे जो इस वक्त लगी हुई हैं, इनकी पे करम फरमाएं, अल्लाह का वास्ता यार, इनको आगे बढ़ाएं। ये मसाइल उसी वक्त हल होंगे जब आप नौजवान नस्ल को आगे लाएंगे, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम में डालेंगे। आप सीएसएस को इतना मुश्किल आपने कर दिया, इसको आसान करें यार। आप मिलिट्री डिवीजन के अंदर जब लोग जाते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, आपने प्रोसीजर इतना मुश्किल और टफ कर दिया है कि लोग अब भागते हैं। आपकी नौजवान नस्ल मुल्क से बाहर जा रही है, यही वजह है कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है। मैं इसे यहाँ पे इतना ही कहूँगा। आपने अदालती निज़ाम की बात की है, अदालत में मुझे आप बताएं कि एक जज बनने के लिए आपको 5 साल के लिए सीनियर लेवल के ऊपर अपनी पोस्ट देना होती है किसी भी एक उसके ऊपर सिस्टम में, लेकिन आपको वहाँ मुश्किलात हैं। आपका कल वकील किसी पार्टी जमात के साथ मुंसलिक होता है, जब वो जज बन जाता है तो एतराज़ात तो उठेंगे। फिर अब राना शमीम साहब के मुकाबले में आपके सामने लंदन में क्या हुआ, बयान हल्फी हाई कोर्ट में नहीं ला सके, 16 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने की बातें की जा रही हैं। ये हैं सारे मेन क्लॉजेज। जब तक नए लोगों को इंडेक्ट नहीं करेंगे, पुरानों को घर नहीं भेजेंगे। रिटायरमेंट की उम्र, आज इमरान खान साहब एक काम कर दें, आपकी हुकूमत में रहते हुए अगर सरकारी जॉब में रिटायरमेंट की हद अगर आप 35 साल कर दें, आप देखें ये मुल्क तरक्की कैसे नहीं करता। फिर आपने पॉइंट रखा है कि रिटायरमेंट की मुद्दत को कम कर दें, मुल्क तरक्की करेगा। मलिहा, लास्ट क्वेश्चन आप दोनों मेहमानों से मेरा ये एक सेकेंड करें, इससे पहले कि आपने सवाल की तरफ एक चीज़ थोड़ा सा बता दूं कि एजाज हमारे बड़े अच्छे कॉलीग हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, और अक्सर जाहिर है कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो पाया जाता है। मैं एक्चुअली ट्रेवल कर रही हूँ तो मुझे शायद डिस्कशन में समझ भी उस वक्त नहीं आई, लेकिन भले उनको भी कहा है। मैं एक बात इनको ये बताना चाहूँगी, मुझे इनका नाम क्या बताइएगा? साकिब साहब, मैं बावजूद इसके कि मेरा और एजाज का बड़ा 180 डिग्री फर्क होता है ओपिनियन में, तजज़िये में, नज़रिए में, सोच में, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही एक दिलचस्प वाक़या हुआ कि एक दफ़ा पार्लियामेंट में मैंने ये खुद देखा था कि न्यूज़ लीग के एक एमएनए थे पार्लियामेंट की, अभी भी सिटिंग एमएनए, वो बड़ा शिकवा कर रहे थे एजाज से कि आपने जो आर्टिकल लिखा है ना, बड़ी ज्यादती कर दी है हमारी जमात के साथ।
तो अक्सर नहीं भी इत्तेफाक होता मेरा एजाज की वो नजरिए से सोच से, लेकिन बहुत ही सहाफ़ी हैं और बड़ा अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। तो मेरा हर किसी की तर्जुमानी करते हैं, ये हर किसी के लिए बड़े क्रिटिकल होते हैं। तो ये बस मैं थोड़ा सा वो ऐड करना चाहती थी। थोड़ा सा यहाँ आपको क्लियर कर दूं मलिया कि ये ज़रूरी नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि वो किसी की तर्जुमानी करते हैं, लेकिन जो अल्फाज सहाफ़त को, सहाफ़ी को इस्तेमाल करनी चाहिए। आप एक सहाफ़ी हैं, मैं एक सहाफ़ी हूँ, वो एक सहाफ़ी हैं, हमारा काम है ख़बर देना, उस ख़बर को साबित करना, उस ख़बर पे तनकीद करना, या तबसरा करना। लेकिन आप अगर किसी, आपकी आवाज़ से अगर किसी की तर्जुमानी नज़र आए, एजाज़ को मैं भी बड़े ज़माने से जानता हूँ, आई वॉज डन जियो विद 12 ईयर्स, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ सहाफ़त को भी कि सहाफ़त कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म हो रही है। एजाज़ ने अपने बिल्कुल आगाज़ में ही सीधी बात की कि इमरान खान इज़ सेलेक्टेड। भाई मुझे आप ये बताओ यार, आप सहाफ़ी हैं यार पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप ये कहें कि इमरान खान साहब की हुकूमत ठीक नहीं चल रही है, क्या मुल्क में जमहूरियत आपको नजर नहीं आ रही है? नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी, आई अपॉलॉजी ऑन इट, बट द फैक्ट इज यू हैव टू डू विद दिस। वाली बात पे तो आप एजाज बताइए ना जरा, किस खुशी में कह रहे हैं जी? ये तो मरियम नवाज नहीं कहती। अपोजिशन की जानिब से जो बार बार बात की जाती है, अपोजिशन की जानिब से ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, और उसी लफ्ज़ को उन्होंने कोट करके बात किया, जिसको हम मीडिया के तौर पर हम कंडेम करती हैं, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से बहुत सारे अल्फाजात और अलक़ाबात इस तरह से सामने आती है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आप दोनों मेहमानों से यही है कि आवाम के जो मसाइल हैं, बिजली की कीमत में इजाफे के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से, गैस दस्तयाब नहीं है, आम आदमी का गुजर बसर बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन, डे बाय डे। बाकी के मामलात हम देखें, इदारों के मामला देखें, दीगर मामला देखें, वो ऑन द अदर साइड हैं। फलाही मंसूबों के समरात कब और कहाँ तक, किस तरीके से और किन किन लोगों तक पहुंचेंगे, वो भी ऑन द अदर साइड है। लेकिन 23 करोड़ आवाम के जो म्यूचुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनको रेस्क्यू कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, या अपोजिशन जिनके बयान सिर्फ मीडिया तक ही महदूद हैं? मलिहा जी, आप उससे बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें सबसे जो एक बुनियादी मसला है ना जी, एक तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्यूरोक्रेसी से किस तरह से काम लेना है, प्राइस कंट्रोल कमेटीज को कैसे फाल करना है, डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किस तरह से इन्होंने बताना है कि आपका ये काम है करना। ये तो एक बड़ा बुनियादी चैलेंज है जो कि इनको जाहिर है कि इससे निबर्द आज़मा होना पड़ेगा अगर इन्होंने डिलीवर करना है अवाम की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक। लेकिन दूसरा जो एक बहुत बड़ा मसला है वो ये कि आपका ज़्यादातर माफिया जब इसके हाथ पड़ता भी है ना, मुख्तलिफ किस्म का माफिया, इसमें हर इदारा शामिल है, हर किसी भी यू नेम इट, जिस भी सेक्टर पे आप जाते हैं, वो हाथ पड़ते ही जनाब चले जाते हैं अल्लाह के फजल से अदालत में स्टे लेने। और फिर ये कि उनको मिल भी जाता है, उन मजलूम लोगों से मिल भी जाता है और लामतनाही मुद्दत के लिए वो मिला रहता है। इस चीज़ से हमारे दीगर इदारों को भी इफेक्टिव होना पड़ेगा, ज़रा थोड़ा सा अपनी इफेक्टिवनेस को बढ़ाना पड़ेगा। और एक और चीज़, हमने बहुत एक वो बना लिया है कि जी फौज की कारकर्दगी पर तनकीद नहीं कर सकते, अदलिया की कारकर्दगी पे तनकीद नहीं कर सकते, फलां की कारकर्दगी पे तनकीद नहीं कर सकते। कारकर्दगी को ये जो मरियम नवाज जिस किस्म के स्टेट इंस्टीट्यूशन पे अटैक करती हैं, हमने उसको मिक्स कर दिया। एक होता है रियासती इदारों पे हमले करना, जिस तरह मरियम साहिबा माशाल्लाह खुल करती हैं, इसकी वजह से जाहिर है उनकी जमात का भी बड़ा गर्क हो गया। एक होता है कि सवाल पूछना कि आपकी जो कारकर्दगी है वो मुल्क की बेहतरी के लिए किस तरफ जा रही है। इसी तरह मेरा ख्याल है कि ख्याल क्या, आई ट्रूली बिलीव कि इमरान खान साहब का फर्ज है कि बतौर हेड ऑफ द स्टेट वो अदालतों से सवाल करें कि ये जो पेंडिंग केसेस हैं ये क्यों इतनी देर से आ रहे हैं, इनका जल्दी कोई नतीजा निकलना चाहिए। ये जो एक शख्स को दुनिया से गए हुए कितने साल हो जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि वो बेचारा मासूम था और उसको बाइज्जत वही किया जा रहा होता है, तो वो कब्र में जा चुका होता है कितने साल पहले। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। ये जो माफिया है इसको इसी तरह अगर से देते रहे और अवाम के हुकूक का इसी तरह इस्तेमाल होता रहा तो फिर तो इमरान खान अकेले कुछ नहीं कर सकते। वो जितनी मर्जी वो आसमान से ही टीम लेके आ जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते इस हवाले से। तो इमरान खान साहब को अदलिया से भी सवाल पूछना होगा कि आपको कहाँ पे मसाइल आ रहे हैं अवाम को इंसाफ। तो जब तक ये वो और आपको मैं एक बात बताती हूँ कि हमें हमारे बड़े बताते कि जिस वक्त हम बहुत छोटे थे और हमारी पैदाइश से भी पहले पाकिस्तान में ये एक रिवाज था कि हर 6 माह बाद एक रिपोर्ट दी जाती थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। उनको बताया जाता था कि हर इदारा अपनी कारकर्दगी के हवाले से एक रिपोर्ट पेश करता था। मैं कहूँ इमरान खान साहब भी अदलिया से दीगर इदारों से ज़रूर एक रिपोर्ट लें
बाय एनुअली और उससे पूछें कि आपको अपनी कारकर्दगी बेहतर करने में क्या मुश्किलात दरपेश है, जी ताकि चीज किसी तरफ लगे कि हम भी सारा वक्त टॉक शोज में बैठ के यही 3 लोगों से पूछ रहे होते हैं क्या हो सकता है कि हम 3-4 लोगों से ज्यादा अब इमरान खान को ये देखना होगा कि वो क्या ऐसी बेहतर चेंजेस, जिस तरह वो हेल्थ कार्ड और बड़े बड़े इनिशिएटिव उन्होंने लिए हैं पाकिस्तान की आवाम की जिंदगी बेहतर करने के लिए। माशाल्लाह 5 प्रोग्राम है, सड़क पे पड़े तो गरीब आदमी को पूछता भी नहीं था। मुझे याद है ये जो इनका मार्च निकला अपोजिशन वालों का, उसमें एक बच्चे को कुचल दिया था गाड़ी के नीचे और उससे खैर से कैप्टन सफदर ने गालिबन किसने फरमाया था कि इस बच्चे ने जमहूरियत की खातिर कुर्बानी दी है। तो ये इस तरह से ट्रीट करते थे ये सड़क पे मौजूद लोगों को। तो इमरान खान ने ओन किए हैं, होमलेस लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया है, खाने पीने में सब्सिडी मिल रही है, 30% सस्ता राशन मिल रहा है जो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए इसी तरह जो पंजाब का हेल्थ कार्ड है, जो पंजाब में अब इंशाल्लाह केपी की तरफ से दिया जाएगा, तो इसी तरह अलॉन्ग विद दीज लाइन्स इमरान खान साहब को इदारों की बेहतरी के लिए भी इस तरह के बड़े ये आपने कहा कि इन सेक्टर्स में जाके काम हुआ भी है और मजीद भी काम किया जा रहा है। साकिब सलीम कुरैशी, लास्ट क्वेश्चन आपसे भी यही है, 23 करोड़ आवाम जो है वो इनिशियल रिलीफ चाह रही है। आपके घर में बिजली का बिल आता है, पिछले साल इसी महीने में कितने यूनिट के ऊपर कितना बिल आया था ये भी आपको पता है, और अभी कितना आपको रिसीव हुआ है ये भी आप जानते हैं। आइंदा आने वाले टाइम में 23 करोड़ आवाम जो रिलीफ चाहती है, वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है और सुकून सिर्फ कब्र में है, तो 23 करोड़ आवाम ये जो मंसूबे और जो फलाही मंसूबे और ये जो कार्ड्स वगैरह का इजरा हो रहा है, इसका इंतजार करें कि कब हर एक शख्स के पास पहुंचेगा, या कि अभी भी तकलीफ में ही उनको गुजर बसर करना पड़ेगा बगैर घबराए, या फिर दूसरे ऑप्शन की तरफ? देखें इरम, अभी मलिया साहब ने डिटेल में कुछ बातें आपसे की हैं। मैं बड़ा शॉर्ट टाइम आपका लूँगा क्योंकि मैं सिर्फ अल्फाजों की जंग पे बिलीव नहीं करता, जो हकाइक हैं उस पर आप सीधी और सच्ची बात करें। अब बात सिर्फ यह है कि हम बार बार कहते हैं कि 23 करोड़ आवाम, इस सबसे पहले तो आप ये डिवाइड कर लें कि इस 23 करोड़ आबादी के पाकिस्तान में कितने सुपर लीड क्लास हैं, कितने लीड क्लास हैं, कितने लोअर और कितने मिडिल क्लास हैं। शायद मेरा जिसमें ताल्लुक वास्ता आता है, जिन लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, मैं उस आबादी में हूँ जो 7 से 8 करोड़ की आबादी है, ठीक है। शायद आप उस सुपर लीड क्लास में होंगी जो तकरीबन 17-16 करोड़ की आबादी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जब आप अपने आप को उस रेशो में देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि यार हमारे लिए कहीं बेहतरी है, और जब आप उस तरफ देखते हैं तो लगता है बहुत नुकसानात हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि कुछ अर्से पहले मैंने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया और जब ये ईवीएम के हवाले से बात हो रही थी, डॉलर के प्राइसेस की बात हो रही थी, तो नज़र तो ये आया कि जो पाकिस्तानी बाहर 2-3 करोड़ पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं, मुल्क से बाहर रह रहे हैं, उनकी फैमिली को जब यहाँ पे जोड़ा जाता है तो वही 4-5 करोड़ लोग निकल आते हैं। तो वो तो बहुत खुश हैं क्योंकि आज डॉलर का प्राइस जब 165-70 रुपए का हो गया है, तो उनको पाकिस्तानी जब उनका बेटा भाई शौहर पैसे भेजता है तो वो $500 अब 1.5 लाख रुपया हो गया है, जो गुज़िश्ता दिनों में 50,000 था। तो उनको तो बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन नुकसान मुझे हुआ है। बिजली के बिल की आपने बात की, देखें ये सारे रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट आई है उसने कितने सोलर सिस्टम लगाए, कितने हाइड्रो लगाए, सवाल है जवाब है नहीं। 4 पंखे लगा के देखिए इमरान खान साहब की जानिब से सस्ती बिजली और वाफर मिकदार में बिजली की फराहमी के हवाले से। आखिरी बात मैं बड़ा लिमिटेड आपको कहूंगा, इमरान खान हो, जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, हुकूमत किसी एक शख्स की नहीं होती है। सियासतदान आएगा चला जाएगा, जब तक ब्यूरोक्रेट यहां सालों के लिए, जब आप उसकी उम्र को मुख्तफ कर देंगे और एक नारा होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूं। जब 35 साल की उम्र में उनकी रिटायरमेंट होगी, किसी पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन नहीं हो सकेगी, किसी पार्टी के वफादार नहीं हो सकेंगे, किसी ब्यूरोक्रेट को यह लालच नहीं होगा कि फलाना वजीर आजम आ जाएगा, फलाना वजीर आ जाएगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, फिर मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी। ये कानून आप खत्म कर दें, आप देखें इंशाल्लाह ये मुल्क दुनिया की तमाम मुल्कों में सबसे ज्यादा तरक्की करेगा इंशाल्लाह। हम प्रोग्राम में डिबेट करती हैं, आवाम के मसाइल हल करने के हवाले से डिस्कस किया जाता है, क्योंकि अपोजिशन अपने मफादात को सामने रख के बात करती है, हुकूमत इक़्तिदार में रहते हुए जिस तरीके से मामलात को लेकर चली है उसकी बात करती है, और हम प्रोग्राम में ये डिस्कस करते हैं कि आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा, मुल्क के बेहतरी किन मामलात में और क्या करना चाहिए हुकूमत को। बहुत शुक्रिया मेसा मलिहा हाशमी और साकिब सलीम कुरैशी, एजाज सैयद मौजूद है प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हुआ चाहते हैं। अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।